नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोगों ने 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमें आज डिस्कस करना है डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव। ये शब्द आपने सुना भी होगा, हो सकता है, और ये डिप्लोमा में भी आता है फार्माकोग्नोसी में। ओके, चलिए तो इसमें देखते हैं चीज़ें क्या है, कैसे है, नया क्या है इस टॉपिक में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ढेर सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, जैसे कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन थी, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड एंटी अल्सर, ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड सप्रेसेंट। तो आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके ब्रदर, और सिलेबस समरी भी आप देख सकते हैं जो कि अपलोडेड है वीडियो लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया से ध्यान रखिए अपना, और पढ़ाई लिखाई करिए, और खेत का भी काम इस समय ज़्यादा होता है तो वो भी निपटाइए भैया, समय निकाल के, है ना? क्यों करना पड़ेगा भाई, वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है वो चीज़ें। ओके, चलिए ब्रदर देखते हैं डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव। ये छोटा सा एकदम वीडियो होने वाला है, मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट का, क्योंकि 3 पेज का ये पूरा नोट्स है। तो देखिए पहले देख लेते हैं डाइजेस्टेंट और कार्मिनेटिव। डाइजेस्टेंट क्या है? डाइजेस्टेंट का मतलब ही कुछ समझ आ रहा है, डाइजेशन से मतलब बात हो रही है, पाचन से संबंधित कुछ बात हो रही है ना? तो वही है, पाचक आप बोल सकते हैं, पाचक जो पाचन करवाए। क्योंकि ये बहुत दिक्कतें हैं इस समय। देखते हैं आप, आपके घर में अगर 10 मेंबर हैं तो जरूर ऐसा 2 लोग 3 लोग होंगे जिनको ऐसा अपच होता होगा, स्टमक अपसेट होता होगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए लाइन बाय लाइन क्या लिखा है भैया, ये पूरा आपने स्ट्रक्चर देख लिया एब्डोमिनल का, एब्डोमिनल कैविटी वगैरह ये सब चीज़ें हैं पूरा। हाँ, डाइजेस्टेंट, दो सबस्टांस एजेंट विच आर प्रमोट इम्प्रूव द डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टेंट। ऐसे सबस्टांस या फिर कारक या फिर दवाइयाँ जो प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं डाइजेशन में, पाचन में, उसे डाइजेस्टेंट कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो बढ़ाते हैं या फिर सुधार करते हैं पाचन में, उसे डाइजेस्टेंट कहते हैं। ओके ब्रदर, डाइजेशन क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड enzymatically break down food into larger to smaller particles for absorption। अच्छा, एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैकेनिकल, या तो मतलब साइज को डायरेक्ट तोड़ा जाएगा, जैसे इतना बड़ा अगर है कोई चीज़ तो इसको 10-20 पार्ट में तोड़ दिया जाएगा उसे, है ना? तो वो चीज़ें होती हैं मैकेनिकल। साइज रिडक्शन, उसका सीधे साइज रिडक्शन कर देना। ओके, और एंजाइमेटिकली आप तय एंजाइम रिएक्शन में वर्क करते हैं, तो इसके वजह से केमिकली जो है डाइजेशन होता है। ओके, जैसे कि कोई चेन है पूरा प्रॉपर, CH2 है ना, ऐसे करके इधर CH3 ऐसे करके, तो ये पूरा चेन टूटेगा, इधर CH3 रहेगा, है ना? तो इसको चेन को तोड़ने में एंजाइम्स वगैरह केमिकली रिएक्शन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, और क्यों ये करना पड़ता है एंजाइमेटिकली और मैकेनिकली प्रोसेस ब्रेकडाउन का, ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, जो जैसे आप एक निवाला खाते हैं, वो बड़ा निवाला होता है, तो उसे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ब्लड में पहुंचेगा नहीं उतना बड़ा ना, तो उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाए। आपने यहाँ से इंटेक किया फूड, इसोफेगस से आया स्टमक में, स्टमक से ड्यूडेनम से छोटी आंत में पूरा घूमते घूमते यहाँ पे सब चीज़ें हो गया डाइजेशन प्रॉपर्ली, और यहाँ बड़ी आंत में ये, और छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेजल्स में। ओके बता, तो ये चीज़ें करने के लिए हमें डाइजेशन करवाना पड़ता है या फिर होता है हमारे शरीर में। ओके, अब यहाँ पे देखिए उसी को थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं डाइजेशन को। जैसे कि फूड पार्टिकल से बड़े बड़े चीविंग हम चबाते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, और एंजाइमेटिकल ब्रेकडाउन और रिएक्शंस के थ्रू भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बचे, और ये स्मॉल पार्टिकल्स फॉर एब्जॉर्प्शन इन ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में ये ब्लड का वेजल्स है, और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ब्लड वेजल्स में एब्जॉर्ब हो गए, तो ये पूरा प्रोसेस जो है डाइजेशन कहलाता है। ओके ब्रदर, चलिए। हाँ, और यहाँ पे देखिए डाइजेशन से संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि दीज आर द डाइजेस्टेंट एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स हैं, क्या है? एमाइलोलाइटिक्स, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। अच्छा, एमाइलोलाइटिक्स ऐसे एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ओके ब्रदर, प्रोटियोलाइटिक्स, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटियोलाइटिक्स ऐसे एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं। प्रोटीन जो है क्या है? एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड का बांड से बने होते हैं। लिपोलाइटिक, लिपिड, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, लिपिड को ये तोड़ते हैं ताकि हमारे शरीर में यूज़ हो सके। ओके, अब यहीं पे देखिए ये कुछ जो मेडिकेशन होंगे डाइजेस्टेंट से संबंधित, उसकी बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है, जो ढेर सारी दवाइयाँ हैं, डाइजेस्टेंट मेडिकेशन क्लासिफिकेशन: पेप्सिन, पेपेन, पैनक्रियाटिन, डाइस्टेज, टेकाडाइस्टेज, मेथिल पॉलीसिलोक्सेन, और यहीं पे और है बाइल एंड बाइल एसिड, यहाँ पे है कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड, और
अर्जो डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये इतने नाम है, आप इसमें से 4-5 भी याद रख पाते हैं तो बहुत है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये डाइजेस्टेंट है, ये भैया पाचन को बढ़ाने का काम करते हैं। एंजाइम मेनली, अगर जो एंजाइम दिया जाता है ना किसी व्यक्ति को भी, तो वो पाचन को ठीक करने के लिए ही दिया जाता है। यूनी एंजाइम बहुत फेमस ब्रांड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्सिन, जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट कन्वर्ट लार्ज पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू स्मॉलर पीसेस। मैंने बताया ना कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड NO2 जो बोलते हैं हम लोग, NO2 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड NO2 ऐसे ऐसे करके मतलब रहता है प्रॉपर। तो ये प्रोटीन के चीज़ें होते हैं, तो इसको ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तोड़ देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर पीसेस। दस ईजिली प्रोटीन आर डाइजेस्टेड, और आसानी से प्रोटीन जो है डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेजल्स में, और हर एक बॉडी ऑर्गन के पास वो पहुंचेगा, हर सेल्स को न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इट इम्प्रूव डाइजेशन, इसकी वजह से डाइजेशन जो है इम्प्रूव होता है। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ GIT, इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से काम कर पाता है। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज डाइजेस्टेंट, इसका उपयोग हम लोग डाइजेस्टेंट के तौर पे करते हैं ताकि पाचन हमारा अच्छा रहे। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इन दवाइयों के, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, सिकनेस हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये सब आप टर्म जानते ही हैं। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट वाले एरिया में हमें दर्द हो सकता है, थोड़ा सा बुखार वगैरह जैसा हमें लग सकता है, स्किन पे रैसेस आ सकते हैं, चकत्ते वगैरह पड़ना, लाल हो जाना। डायरिया आप समझ ही रहे हैं, अभी हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था जो पहले। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रूटीन के कंपेरिजन में हमें बार बार लूज मोशन होने लगता है। रूटीन के कंपेरिजन में हमें जो लूज मोशन या फिर स्टूल्स एक्सपेल आउट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। प्रिपरेशन ऑफ डाइजेस्टेंट, अच्छा डाइजेस्टेंट को बनाया कैसे जाता है, जैसे कि डाइजेंजाइम है, जैसे यूनिजाइम है, डाइजेंजाइम है, इनका देखिए क्वांटिटी क्या रहती है। डाइस्टिज 19 mg प्लस पेप्सिन 110 mg, पेपेन 50 mg इन इच 10 ml लिक्विड। अगर 10 ml जैसे बोलते हैं ना कि जैसे ये बॉटल है, मान लीजिए ये बॉटल है पूरा, तो इसमें बोलते हैं कि ये 10 ml का मान लीजिए ये है, एज्यूम करिए आप, ये ढक्कन, तो बोलते हैं 10 ml जो है आप इसे रोज़ दोनों टाइम पिएंगे, है ना। तो वही 10 ml में लेकिन कितनी मात्रा रहेगी हर एक चीज़ों की, डाइस्टेज की 19 mg रहेगी, और पेप्सिन की 110 mg रहेगी, और पेपेन की 50 mg रहेगी। तो ये चीज़ें पूरा क्वांटिटी मिला के एक्यूरेसी देखते हुए डाई एंजाइम का फार्मुलेशन किया जाता है। ओके ब्रदर, अब यहीं पे आ जाता है, यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कार्मिनेटिव। ये भी उसी संबंधित है, रिलेटिव है, किससे, GI ट्रैक्ट से। इसमें क्या होता है, मैटर क्या है कार्मिनेटिव, देखिए भैया। वैसे जनरली मैं आइडिया दे दूँ तो कार्मिनेटिव एक ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे आंत में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में गैसेस जो बनते हैं, बोलते हैं ना गैस बन गया है, वो भैया गैस चढ़ गया है, गैस बन गया है, तो उसी को रिलीज करने का, ठीक करने को ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अब कहेंगे गैस कैसे बनता है, गैस का 2-3 कारण है। जैसे कि पहली चीज़, जब अपच वगैरह हो रहा है, नहीं ठीक से पच रही हैं चीज़ें, तो बैक्टीरिया हमारे आंत में पाई जाती हैं, आपको पता है, तो वो जो है वहाँ पे डिग्रेडेशन करती हैं, तो उनके वजह से वहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वही गैस के तौर पे रहता है। तो उसी से हमें टाइटनेस महसूस होता है आंत में कि हाँ पेट फूल गया है, ऐसा कुछ है ना। और एक कारण है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी चली जाती है, तो उसके वजह से भी गैस का हमें प्रॉब्लम होता है या फिर महसूस होता है। ओके, तो ये कारण है गैस का। एन एजेंट, अब देखिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। एन एजेंट दैट प्रिवेंट और गिव रिलीव्स टू फ्लैचुलेंस गैस इन द GIT एब्डोमिनल पेन बाय एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम इंटेस्टाइन इज नोन एज कार्मिनेटिव। अच्छा, एक ऐसा एजेंट है जो रोकता है या फिर हमें रिलीफ देता है, आराम देता है फ्लैचुलेंस से, गैस इन द GIT। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस भर जाता है, उसकी वजह से टाइटनेस महसूस होता है, पेट फूल जाता है या मरोड़ होने लगता है, पेट फूल के जब मरोड़ होता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है, एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम इंटेस्टाइन इज नोन एज कार्मिनेटिव। तो एक ऐसा भैया दवाई है जो आराम देता है हमें गैस से, उसी को हम कार्मिनेटिव कह देते हैं। ओके, और कैसे आराम देता है, एक्सपेल द गैस फ्रॉम इंटेस्टाइन, आंत से गैस को बाहर निकाल के। किस रूट से निकलता है, जनरली हम जानते हैं एनल रूट से निकलता है भाई। हाँ, हम मस्त मजाक में भी बोलते हैं गैस छोड़ी है तुमने वगैरह वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें जो है बात सही है। ओके, तो ये चीज़ें हाँ, यहीं पे देखिए कार्मिनेटिव ड्रग क्लासिफिकेशन। अब ढेर सारी जो ड्रग्स हैं जिनका यूज होता है कार्मिनेटिव के तौर पे, ये यहाँ पे है।
तो ये चीज़ें मेनली ना देखा जाए तो नेचुरल बेसिस पे ज़्यादा हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी टाइप का ज़्यादा ड्रग्स हैं यहाँ पे, तो वही देख लेते हैं। नाम है किनारे से पूरा इनका। मेनली हर्ब ड्रग्स आयल एंड स्पाइस आर यूज्ड। मुख्य रूप से इसमें हर्बल ड्रग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आयल यूज हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से आयल हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पिपरामिंट आयल है, ये सब चीज़ें। और स्पाइस मतलब मसाले की यूज़ हो सकते हैं आपके कार्बोनेटिव के तौर पे। तो मसाले एक लिमिट में खाना अच्छी बात है भाई, है ना। तो अजवाइन, अजवाइन आप जानते ही हैं। एनिस सीड, इसमें से ढेर सारी चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे जानते हैं। एनिस सीड, एसोफोएटिडा हींग जिसे बोलते हैं, कैरवे मंगरेल होता है, काला काला होता है, कार्डमम इलायची, कोरिएंडर धनिया, क्यूमीन, डिल, क्लोव, क्लोव लौंग, डिल मतलब वो जीरा, क्यूमीन मतलब उसी संबंधित है, जीरा वगैरह, सौंफ, हाँ, यूकलिप्टस जो लिप्टस का पेड़ बोलते हैं, सफ़ेदा भी बोलते हैं बहुत लोग, इसका भी तेल वगैरह यूज़ होता है। फनेल मतलब सौंफ होता है। गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक आप जानते हैं, लिक्विराइज, पीपर, पिपरामिंट, रोजमेरी, मस्टर्ड, अनियन, ऑरेंज, सैफरन, त्रिफला एक्सेट्रा। तो आपने देखा ये ढेर सारी चीज़ें जो है हर्बल ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये यूज़ होते हैं कार्बोनेटिव के तौर पे। अभी इनका नीचे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि हाँ भैया इसी की वजह से ठीक होते हैं हम। तो अभी देखिए समझ जाएंगे आप। सिंथेटिक ड्रग्स, सेमिथिकोन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी मतलब ड्रग में ही आते हैं। सेमिथोकोन भी यूज़ होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ होता है एज इट कार्बोनेटिव, ठीक है ना, जो कि रिएक्ट करते हैं गैस्ट्रिक HCl से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके ब्रदर, तो ये चीज़ें हैं, ये हर्बल वाली चीज़ आ गई और ये सिंथेटिक वाले जो लेबोरेटरी में ही डायरेक्टली फार्मुलेट किए गए हैं। तो ठीक है, जनरल सी चीज़ें हैं, आपको इसमें से 10 भी याद हो जाए तो बहुत है। और याद ही है क्या है, किनारे से मसाले जो भी हैं याद कर लीजिए सब। जैसे कोरिएंडर है, फनेल है, एसोफोएटिडा है, अजवाइन है, कैरवे है ना, कार्डमम है, ये सब किनारे से। यूकलिप्टस है, फनेल है, गार्लिक है, जिंजर है, पिपरामिंट है, त्रिफला, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है ब्रदर। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है। हर्ब इन एप्रोप्रिएट डोज, हर्ब, हर्ब यानी कि ये जो ढेर सारी दवाइयाँ थी कोग्नोसी से रिलेटेड। हर्ब का मतलब होता है ना एक ऐसा प्लांट पार्ट जिसमें हमें ड्रग की कैपेसिटी मिले, ड्रग की तरह वो एक्ट करे। वो कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का। देखिए इसमें क्या है, हर्ब इन एप्रोप्रिएट डोजेस। हर्ब लेंगे हम एप्रोप्रिएट, जितनी हमें आवश्यकता है, उचित मात्रा में। जैसे बोलते हैं ना 2 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण खाइए पानी में, ऐसे बोलते हैं जो, तो उचित मात्रा में लेंगे। माइल्ड इरिटेशन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अच्छा हल्का सा इरिटेशन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। म्यूकोसा क्या है, अंदर वाला लेयर जो होता है, ये अंदर वाला जो लेयर आप देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें, इसी को हम लोग म्यूकोसा लेयर बोल देते हैं। इसमें हल्का सा इरिटेशन होगा, हल्का सा अनकंफर्टेबल सा हो सकता है, और वहाँ पे वेजोडाइलेशन होगा, वहाँ पे वेजर जो है शिथिल हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ये टर्म्स आप जनरली बहुत बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं। रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मस्कल्चर या फिर मसल्स स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पे आप रिलैक्सेशन हो जाएगा, जो आंत का लेयर है ना ये सब, तो इसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा, ये फैल जाएंगे। और फैल जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो गैसेस वगैरह बनी है, जिस तरफ स्पेस मिलेगा उसी तरफ को मूव करेंगी। तो स्पेस कहाँ मिलेगा भैया, इनर्स की तरफ मिलेगा, है ना, क्योंकि ऊपर तो जाएंगी नहीं, उल्टा तो नीचे की तरफ ऐसे इजीली प्रेशराइज होकर ये निकलेंगी। तो अगले लाइन में देखते हैं क्या है, जिप। तो लिखा है रिलीज गैस फ्रॉम स्टमक, तो ये रिलीज हो जाती है प्रॉपर। तो वेजोडाइलेशन हो रहा है हर्ब की वजह से, वहाँ पे हल्का सा इरिटेशन भी होता है, और मसल्स स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा सा उसमें भी डायलेशन हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉपर रिलीज हो जा रहा है गैस। और जाहिर सी बात है किस रूट से निकलेगा, एनल के रूट से। ओके बेटा, चलिए इसमें देखिए यूजेस क्या है। इट इज़ यूज्ड इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अच्छा इनका यूज जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है ढेर सारे लक्षण, जब पेट से संबंधित ढेर सारे लक्षण, कभी गैस बन रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी अपच हो जा रहा है, तो उसमें यूज किया जाता है। रिलीफ सिम्टम ऑफ नाउजिया, अगर मिचली जैसा बार बार हो रहा है तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं हम। इलायची वगैरह चबाते हैं आपने मोशन सिकनेस के दौरान, मतलब गाड़ी उड़ी से कहीं जा रहे हैं तो भी आपने यूज़ किया होगा, हो सकता है लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें। इट इज़ यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अदरक वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। इट इज़ एक्ट एज डायूरेटिक स्टोमैचिक, ये डायूरेटिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं, आप पढ़ चुके हैं ये पहले कोलॉजी में। डायूरेटिक क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो यूरिनेशन को बढ़ा दे, तो ये ऐसी दवाइयाँ की तरह भी काम करते हैं। स्टोमैचिक ये भूख बढ़ाने का भी काम करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, इनके थोड़े से नुकसान क्या हो सकते हैं या फिर लक्षण देखने को मिल सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो रैसेस हो सकता है, चकत्ते वगैरह पड़ना, ईचिंग, खुजली जैसा हो सकता है,
बहुत रेयर केस में ये सब होते हैं। स्वेलिंग ऑफ माउथ, माउथ पे, मुंह पे सूजन हो सकता है, फेस पे भी और लिप्स टंग पे भी इन पे सूजन हो सकता है। सीवियर डायरिया, थोड़ा सा डायरिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं भैया। तो ये पूरा आपने टॉपिक पढ़ लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है वो रहेगा इम्टिक्स एंड एंटी इम्टिक्स, और ये पूरा जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा, इम्टिक्स एंड एंटी इम्टिक्स। ओके, इम्टिक्स का मतलब होता है उल्टी की टेंडेंसी को बढ़ाने वाला, मतलब हमें उल्टी करवाने वाली दवाइयाँ, और एंटी इम्टिक उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ। अब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या है भैया, क्यों उल्टी करवाना पड़ रहा है और क्यों रोकना पड़ रहा है, क्या चीज़ें कैसे आप जनरली जानते भी हैं। तो ठीक है, बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ और मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए एकदम पूरी तरीके से। ओके, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए ब्रदर। बाय बाय, टेक केयर।